गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप लॉकडाउन के दौरान आप घर पे अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवा दूं, ताकि आपके अंदर जो उन सब्जेक्टों को लेके भय व्याप्त है वो भय खत्म हो जाए। सर्वप्रथम जो जिस सब्जेक्ट से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है वो है इंग्लिश। इंग्लिश नाम सुनते ही एक हुआ सा बच्चों के मन में बैठ जाता है, भय सा बैठ जाता है। इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। इंग्लिश एक बहुत इजी लैंग्वेज है। अगर दूसरी लैंग्वेजों से कंपेयर करें तो इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है। क्यों है? क्योंकि अंग्रेजी के अंदर किसी भी तरह की कोई मात्रा नहीं लगानी होती। जैसे हिंदी का कोई शब्द हम लें तो उसके अंदर मात्राएं होती है, चंद्र बिंदु होते हैं, बिंदु होते हैं, ठीक है, कॉमास और कई सारी प्रॉब्लमें होती हैं जिनके कारण हम कई सारी शुद्धियां कर बैठते हैं। लेकिन इंग्लिश के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश का अगर एक कॉन्सेप्ट अपन को क्लियर करके चलना है तो उससे पहले अपन को उसका बेसिक पूरा तैयार होना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको वही बेसिक जिनके ऊपर डिपेंड होकर इंग्लिश चलती है वही बेसिक क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इंग्लिश में टोटल 7 चीजें होती हैं। अगर ये 7 कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है तो हमें इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 7 कॉन्सेप्ट जैसे स्टार्टिंग हम देखें तो फर्स्ट थिंग जो आती है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, और इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता। सब्जेक्ट कर्ता। कर्ता यानी जो किसी काम को करता है, जिसके द्वारा कोई कार्य संपादित किया जाता है वो कर्ता कहलाता है। यानी किसी कार्य को करने वाला, किसी कार्य को करने वाला। ये कहलाता है सब्जेक्ट। दूसरी जो चीज आती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। और हिंदी में इनको बोला जाता है सहायक क्रिया। हिंदी में क्या बोला जाता है? सहायक क्रिया। बच्चों, इच, एम, आर, वॉच, वर, विल, सेल, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये सारी सहायक क्रिया है। तो एक यहां पे प्रश्न बनता है बेटा, प्रश्न ये बनता है कि आखिर में व्हाट इज द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब? इन सहायक क्रियाओं का उपयोग क्या है? ये किस लिए यूज में आती हैं? सहायक क्रियाएं दरअसल में बेटा, सहायक क्रिया से हमें अमुक घटना, जो घटित होने वाली घटना है उसके टाइम के बारे में पता चलता है कि ये घटना जो है प्रेजेंट में घटित हुई या पास्ट में घटित हुई थी या फ्यूचर में घटित होगी। इस तरह से टाइमिंग का जो है, मतलब टाइमिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब से क्लियर होता है। हेल्पिंग वर्ब। थर्ड जो होता है वो है हमारा मेन वर्ब। थर्ड है मेन वर्ब या वर्ब, और इसको बोलते हैं क्रिया। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया। क्रिया क्या है? जैसे हमने हिंदी में पढ़ा, क्रिया किसी वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। बिल्कुल इंग्लिश में भी इसी तरह है। जैसे हिंदी में ऐसे माना जाता है कि जिनके पीछे आ की मात्रा है वो सारी क्रियाएं होती है। ठीक इसी तरह इंग्लिश में भी कुछ वर्ड होते हैं जो क्रिया कहलाती हैं, जैसे रीडिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, राइटिंग, लाफिंग, क्राइंग, ये सारी क्रियाएं हैं। इसके बाद चौथा जो टॉपिक आता है वो आता है इंग्लिश के अंदर, वो है ऑब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं हिंदी में कर्म। क्लियर? 3 चीजें देखो, कर्ता, क्रिया, कर्म। कर्ता, क्रिया, कर्म। इन तीनों में, कर्ता, क्रिया और कर्म में एक आपस में एक रिलेशन है। इन तीनों चीजों में आपस में
और कर्म के अंदर आपस में एक विशेष रिलेशन होता है। जैसे हम अगर बताऊं मैं आपको, तो कर्ता जो है क्रिया द्वारा कर्म करता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट करता है। सब्जेक्ट क्रिया, कर्ता क्रिया द्वारा कर्म करता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कर्ता की क्रिया द्वारा जिसके ऊपर असर पड़ता है वो कर्म कहलाता है। कर्ता की क्रिया द्वारा जिसके ऊपर असर पड़ता है वो कर्म कहलाता है। ये चारों का आपस में एक रिलेशन है। ये मैं आपको डीपली, जब हम इन सातों चीजों को डीपली पढ़ेंगे तब मैं इनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। पांचवी जो चीज इसके अंदर आती है वो होता है हमारा टाइम। टाइम टाइम को हिंदी में कहते हैं समय। मतलब घटना का समय, घटना कब घटित हुई वो टाइम, भाई मॉर्निंग में हुई, इवनिंग में हुई, फ्राइडे को हुई, सैटरडे को हुई, 2012 में हुई, कब घटना घटित हुई, दैट इज समय, टाइम, वो आता है समय। छठी चीज जो आती है आप सभी परिचित होंगे उससे, आर्टिकल। और संसार में सिर्फ 3 ही आर्टिकल है, आप लोगों को पता है। पहला ए, दूसरा एंड और तीसरा होता है द। ए एंड द, इनका यूज ऑफ ए एंड द, ये मैं आपको जब अपन इन सातों टॉपिकों को डीपली पढ़ेंगे तब मैं आपको ए एंड द का परफेक्ट यूज बताऊंगा कि इनका यूज कहां पर होता है, किस समय हम ए लगाते हैं, किस समय हम एन लगाते हैं और कब हमको द लगाना चाहिए। सातवीं जो चीज है वो है हमारा प्लेस, और इसका अर्थ होता है स्थान। प्लेस या स्थान मतलब घटना किस जगह घटित हुई, घटना की जगह, कि भाई अमुक घटना जो घटित हुई वो किस जगह घटित हुई। बेटा यहाँ पे एक चीज नोट डाउन करना आप लोग, हम जो है डीपली सिर्फ इन चारों के बारे में हमें जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में। क्यों? इसलिए कि इंग्लिश के अंदर ज्यादातर जो चेंजेस होते हैं, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे वो टेंसेस हो, जो भी चेंजेस होते हैं वो इन्हीं चारों के अंदर होते हैं। किन किन के अंदर? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब्स और ऑब्जेक्ट। ये जो 3 चीजें हैं, ये वाक्य में इन तीनों चीजों का होना न होना घटना के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ये तीनों चीजें वाक्य में है या नहीं है। ये सारी चीजें जो है घटना के ऊपर डिपेंडेंट होती है, वाक्य के ऊपर डिपेंडेंट होती है, एक सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि इन तीनों चीजों का क्या रोल है। बाकी एक सेंटेंस पूर्ण जब ही होता है, एक वाक्य इंग्लिश में पूर्ण जब ही होता है जब उसके अंदर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब्स और ऑब्जेक्ट हो। अब हम एक उदाहरण लेके चलेंगे और उदाहरण की सहायता से इनको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के जरिए हम इन सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो बेटा, एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं इजी सा, जैसे राम इज प्लेइंग खो-खो इन evening time at the playground. ये हमारा एक सेंटेंस है, राम इज प्लेइंग खो-खो इन इवनिंग टाइम एट द प्लेग्राउंड। बेटा जो मैंने सातों चीजें अभी आपको बताई वो सातों की सातों चीजें इस वाक्य के अंदर है। अब कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखो बेटा, इंग्लिश के अंदर जो भी चीजें हम करते हैं, जो भी सेंटेंस होता है, जो भी वाक्य होता है, उसकी एक निश्चित सीक्वेंस होती है। वो सीक्वेंस क्या है? वो सीक्वेंस बेटा ये होती है,
हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है। किससे होती है? सब्जेक्ट से। नेक्स्ट उसके बाद जो भी आता है उसको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब या एचवी। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है हमारा वर्ब। वो क्या चीज होती है? वर्ब। और उसके बाद जो अगली चीज आती है वो होती है ऑब्जेक्ट। ये जो चीजें हैं चारों जो मैंने आपको बताई, ये चारों चीजें एक निश्चित सीक्वेंस में ही होंगी। इसके अलावा क्या क्या बचा हमारे पास? इसके बाद जो बचा वो था टाइम, आर्टिकल और प्लेस। टाइम, आर्टिकल और प्लेस। बेटा टाइम, आर्टिकल और प्लेस को हमें इसमें से फाइंड आउट करके लिखना है, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में नहीं हो सकता, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये चारों चीजें एक सेंटेंस के अंदर सीक्वेंस में ही होंगी। अब जैसे मैंने अभी बोला आपको सीक्वेंस में होगी, तो स्टार्टिंग राम से। राम क्या हो गया हमारा? राम क्या हो गया बताओ? सब्जेक्ट, क्योंकि सीक्वेंस स्टार्टिंग किससे हो रही है? सब्जेक्ट से। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एस और डैश कर दिया, लिख दिया हमने राम। एक चीज फाइंड आउट कर ली हमने, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी चीज हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो आई वो कहलाई हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आया? इज। तो हमारी इज हो गई हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? इसके बाद तीसरी चीज क्या होगी हमारी? वर्ब या मेन वर्ब। देखो बेटा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बाद क्या होगी? वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बाद होगी वर्ब, तो प्लेइंग होगी हमारी वर्ब। क्लियर? चौथी चीज ऑब्जेक्ट। चौथी चीज क्या है बेटा यहां पे? ऑब्जेक्ट। तो देखो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद वर्ब और वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हो गया खो खो। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? खो खो। क्लियर? ये चार चीजें जो मेन थी, जो मेन चारों चीजें थी जो एक सीक्वेंस में होती है, जिनके एक सीक्वेंस मैंने यहां बताई, वो चारों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा? नेक्स्ट जो हमारे पास चीजें बची वो थी पांचवा हमारा क्या था? टाइम। और छठा हमारा क्या था? आर्टिकल। और सातवां क्या था? प्लेस। क्लियर? अब ये चीजें हमको ढूंढनी है। टाइम देखो बेटा, टाइम इवनिंग टाइम है, तो यहां पे आ गया टाइम की जगह क्या हो गया? इवनिंग। क्लियर? अब आर्टिकल आपको पता है तीन ही है, ए, एन और द। तो देखो वही आर्टिकल आया क्या? ये आया है द, तो आर्टिकल मैंने दे दिया यहां पे द। और इसके बाद है प्लेस। प्लेस क्या है? प्ले ग्राउंड। तो यहां पे आ गया, प्लेस में आ गया PLAY, प्ले। क्लियर? ये सातों चीजें हमने इसके अंदर फाइंड आउट कर ली। अब मैं जो बताने जा रहा था आपको, ये एक सेंटेंस मैंने लिया एग्जांपल में, इस सेंटेंस में सातों चीजें थी। और हर एक सेंटेंस में ये जरूरी नहीं है कि ये सातों चीजें हो ही हो। ये चार चीजें तो होगी, ये तो कंपलसरी है, और ये ऑप्शनल है। ये होगा भी और नहीं भी होगा। अगर जरूरत होगी तो ये होंगी तीन चीजें, और नहीं जरूरत होगी, इनकी आवश्यकता नहीं है सेंटेंस से रिलेटेड, तो ये नहीं होगी। लेकिन ये चार चीजें तो इसी क्रम में, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मतलब हमको ध्यान रखना है, जैसे हमारे सामने कोई वाक्य आता है इंग्लिश का, तो हमको ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग हमेशा सब्जेक्ट से होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, टेंसेस, इन सारों में, इन्हीं चीजों में चेंज ओवर करना पड़ता है। कैसा लगा वीडियो? आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे। कल मैं आपको इन सातों चीजों को 1 to 1 डीपली बताऊंगा।